जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले जो थी गुफ्तगू हो रही थी, अब तो अल्लाह का शुक्र है गुफ्तगू थोड़ी सी जो है ना नॉर्मल हुई है। पहले तो बहुत धुआंधार गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन इस तमाम तर गुफ्तगू के अंदर जो एक चीज़ जो है वो क्लियर हो रही है और साबित हो रही है, जो खुल के सामने आ रही है कि जो सियासतदानों के दरमियान जो डायलॉग है और सियासी पार्टियों के दरमियान जो डायलॉग है, उसकी जो एक आदत कह लें या आप ये कह लें कि वो एक जो सिस्टम है वो प्रवेल करना शुरू हो गया है। इसी में जो है राणा अरशद साहब से सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन होगा। राणा साहब, ये ऐसा क्या इशू आ गया था कि आपने सबसे पहले सेनेट के अंदर ही जाके इसको अप्रूव करवाया, आपने 2/3 मेजोरिटी वहां से ली और उसके बाद आप वापस आए और आपने कौमी असम्बली से करवाया। हालांकि असूली तौर पे अगर मैं देखता हूं तो जो इसकी प्रैक्टिस है, पहले वो कौमी असम्बली में होता है, उसके बाद वो सेनेट में जाता है, सेनेट से फिर वो वापस कौमी असम्बली में आता है, उसके बाद फिर जो है वो आगे भिजवाया जाता है और वज़ीर आज़म के एडवाइस के ऊपर। लेकिन सर ये इस दफा उल्टी चाल क्यों चलाएगी सर? नहीं दुरानी साहब, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन लीगली तौर पर ये बिल्कुल कानून के मुताबिक हुआ है, ठीक है। और ये पॉसिबिलिटी है आप सेनेट से पास करवाएं, और वो जरूरी है कि अगर सेनेट से होता है तो वो कौमी असम्बली से भी आपको पास करवाना पड़ेगा। और 2/3 जो अक्सरियत है, असल पॉइंट वो है, अगर 1 या 2 मेंबर भी कम हो और 2/3 अक्सरियत का मैंडेट या कोरम पूरा ना हो तो कानूनी तौर पर फिर वो उसका स्टेटस जो है वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होता, क्योंकि ये आईनी तौर पर आइन का तकाजा है। तो मैं समझता हूं कि इस मसवदे का अल्हम्दुलिल्लाह मुतफक्का तौर पर तैयार होना, और मौलाना साहब के घर जब 4 घंटे बिलावल साहब बैठे हैं, पीटीआई के दोस्त बैठे हैं, हमारा डेलीगेशन 3 से 4 दफा गया है, तो आप देखें कि आधी रात तक वहां मसवदा जो पास हुआ है, जो पेश हुआ है, ये ऑलमोस्ट 100% इस पर सब मुतफक थे। लेकिन मैं समझता हूं, क्योंकि मैं खुद पॉलिटिकल वर्कर हूं, तो जो पार्टी होती है वो लीडर के बगैर नहीं चलती। हमारे लीडर नवाज शरीफ साहब हैं, वो पार्टी के जरदारी साहब और बिलावल साहब है, और पीटीआई के लीडर खान साहब हैं, और बिल्कुल ये सीधी बात है कि उन्होंने अपने लीडर से अप्रूवल लेनी थी। सो माय पॉइंट इज के पीटीआई के मौजूद मेंबरान की डिमांड पर उनको 1 दिन डिले भी किया गया और उनकी मुलाकात भी खान साहब से करवाई गई ताकि इस पर वो वोट कास्ट कर सके। और मौलाना साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू यही था, उनकी स्ट्रगल भी यही थी कि मुतफक्का तौर पर हम भी कास्ट वोट करें और पीटीआई भी करे, ताकि ये जैसे 1973 का आइन है तो वो पूरी कौम का आइन है। और आज मैं समझता हूं कि सब पार्टियों की नुमाइंदगी जो है वो पार्लियामानी कमेटियों में शामिल हो चुकी है। ये मैं समझता हूं कि यही एक खूबसूरती है कि अमेंडमेंट पास हुई है, लेकिन हमने अपोजिशन के मेंबरान के बगैर कमेटी को मुकम्मल नहीं किया। ये कमेटी बैठकर तय करेगी जो 3 नाम होंगे कि 3 नामों में से किसको ऑनरेबल चीफ जस्टिस बनाना है। मैं समझता हूं कि आइन के मुताबिक जो जज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से ही उसका तयन होना है। जैसे आपको पता है कि अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना होता है तो वो पहले 3 नाम 4 नाम होते हैं, उनमें से किसी एक ने बनना। अभी आपने हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस नीलम साहबा, तो वो भी ऐसे ही बना है, वो भी 3-4 जो सीनियर नाम थे उनमें से बनाए गए हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक हुस्न खूबसूरती है कि कमेटी में तमाम कमेटी पार्टियां शामिल हैं, और फिर रात को सबने अपनी बात की, बिलावल साहब ने की और उमर अयूब साहब ने वहां पर आधा पौना घंटे गुफ्तगू की है, उनकी बात सुनी गई है और कोई चीज बुलडोज नहीं की गई। खजाना खास्ता अगर कोई ये कहे कि किसी को बोलने नहीं दिया गया तमाम। और मौलाना फजल रहमान साहब का जो किरदार है वो कलीदी है, वो तारीखी है, क्योंकि मैं समझता हूं कि पहले दौर में अगर हम हिस्ट्री की तरफ जाएंगे तो नवाबजादा नसरुल्लाह साहब का किरदार ऐसा था कि जब पार्टी और मुस्लिम लीग नून में दूरियां होती थी तो वो एक पॉजिटिव और ब्रिज का रोल प्ले करते थे। तो आज मौलाना फजल रहमान साहब ने ब्रिज का रोल प्ले किया है, और मैं पीटीआई के मेंबरान का भी मशकूर हूं कि वो भी मसवदे की तैयारी में मीटिंग्स अटेंड करते रहे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही हो गया।
हिदायत थी वो उनकी जो शिकें थी वो इसमें शामिल की गई, क्योंकि आईनी बात हमारा तो डिमांड है, हम तो आईनी अदालत चाहते थे। अगर हम नीचे की तरफ आए तो हम मौलाना साहब के हुक्म पर और पीटीआई की ख्वाहिश पर नीचे आए। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। मुफ्ती साहब जब ये तरमीम पेश की जा रही थी और मसवदा को, या आप बेसिकली तरमीम, मसवदा अब ख़त्म हो चुका था, तरमीम जब पेश की जा रही थी या उसकी तैयारी की जा रही थी, तो बाकायदा तौर पे मौलाना ने यहाँ तक बात की थी कि हमारे कुछ अरकान असम्बली जो हैं सेनेट के, और उनको अगवा कर लिया गया है, तो जब तक कि उनकी बाजियाबी नहीं होगी उस वक्त तक जो है वो किसी किस्म का हम आपको वोट नहीं देंगे। लेकिन क्या उनकी बाजियाबी के बाद ही आप लोगों ने जो बीड़ा जो था वो अपने सर उठाया था और महफिल दुल्हा बनने का जो मकसद था वो आपका पूरा हो गया? देखिए जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस मामले में जो सबसे बेस्ट रोल प्ले किया है वो ये भी है कि धमकियों, अगवा और दबाव के नतीजे में वोट दिलवाने की बजाय हुकूमत को और इदारों को और ताकतवर लोगों को मुफाहमत और बात करने पर मजबूर कर दिया उसने। मौलाना साहब ने पूरी कौम पे ये एहसान किया कि मुल्क को इंतशार से बचाया, सियासी इंतशार से भी बचाया, आईनी इंतशार से भी बचाया और सब लोगों को एक टेबल पे इकट्ठा किया। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि मौलाना साहब ने इससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर बहुत बड़ी अचीवमेंट्स वो की है। जैसे आप देखते हैं कि सूद की लानत से छुटकारा पाने के लिए मौलाना साहब ने जो डेडलाइन वो कॉन्स्टिट्यूशन में पहली तरमीम वही थी सर, मैं एक चीज ऐड कर दूं, वो पहली तरमीम थी और उसकी मुखालफत में 4 वोट पड़े थे और वो तहरीक इंसाफ के थे। नहीं, उसमें नहीं, उसके 38 ये आर्टिकल 38 में अमेंडमेंट है जी सर। पीटीआई ने बिल्कुल नहीं इसके खिलाफ वोट दिया, वोट नहीं दिया, नहीं उसके फेवर जी। मुफ्ती साहब, बहरहाल चूंकि तरमीम अभी मंजूर हुई है, मैं उसकी अचीवमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पूरी कौम की तरफ से कफारा अदा किया कि पूरी कौम को फर्ज कफाया था सर। मौलाना साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज अंदर जाहिर बात है वो डाल दी। और इसके बाद हमारे दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा एक इशू चल रहा था। हेलो जी, सुन रहा हूँ सर, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है सर, लाउड एंड क्लियर आवाज आ रही है जी सर, लाउड एंड क्लियर सर, कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू सर। हेलो, आवाज आ रही है सर? मुझे आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है सर, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। मेरी आ रही है, पूछो आपको न्याय साहब की आवाज आ रही है? अच्छा जी जी मुफ्ती साहब, हम सबको आपकी आवाज आ रही है। मुफ्ती साहब, आपकी आवाज तमाम के तमाम ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, अपना जी राणा शराफत साहब सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हो गया, मसवदे भी बन गए, 18 बने, 20 बने, 35 बने, 40 बने, एट द एंड ऑफ द डे एक जो था पेपर जो था वो सेनेट में जमा हुआ और उस पर शिक वाइज जो है उसको मंजूर कर लिया गया। अब हमें यह कहा जा रहा है कि जी अदलिया हिल जाएगी, अदारे तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ठीक हो गया, लेकिन आपने ये बात की कि 1973 का कानून जो था वो एक ग्रे स्ट्रक्चर था और उसके अंदर उसको सिमेट्री में लाते ये 26वीं तरमीम जो थी वो बेसिकली उसी का राइट नाउ द लेटेस्ट मॉडल है। तो सर, इसके बाद आप क्या देखते हैं कि कौन से असरात कौन से अदारों के ऊपर आ सकते हैं और आने भी चाहिए? इसमें मैं ये अर्ज करता हूं कि मैंने जैसे अपनी बात को आगे शुरू किया कि फौज ने या एस्टेब्लिशमेंट ने अदालतों के जरिए वजीर आजम निकालना शुरू कर दिए। सर उसको तो छोड़ देना, सर उसको छोड़ दें, आज की बात करें सर, आज की बात करें। आज आईनी तरमीम के बाद मुंतखब हुकूमत को कोई जज निकाल सकेगा, ना जर्नैल निकाल सकेगा और ना मुंतखब वजीर आजम की और पार्लिमान की कारकर्दगी में, कार्रवाई में कोई इंटरफियर कर सकेगा। अच्छा तो सर, यहाँ पे सर एक ज़िमनी सवाल है, राणा साहब, एक ज़िमनी सवाल है जी सर, ना कोई जज ना कोई जर्नैल जो है किसी भी मुंतखब वजीर आजम को नहीं निकाल पाएगा, लेकिन मुंतखब वजीर आजम और मुंतखब अरकान असम्बली वो तो जजेस को उठा बाहर मारेंगे ना सर? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं फिर समझे, आप दो तस्वुरात है ना, एक है अदालती बालादस्ती, एक है अदालती आजादी। ठीक है।
अदालती आजादी पर हम कामिल यकीन रखते हैं कि अदालत को अपने काम में आजादी होनी चाहिए कि वो इंसाफ फराहम करे। लेकिन गुज़श्ता 10-15 साल से बिलखसूस और भुट्टो साहब की सजाए मौत वाले मुकदमे में अभी आपने सुना होगा कि कैसी कैसी इनलीगैलिटीज की गई, कानून के खिलाफ जाकर भुट्टो साहब को कत्ल किया अदालत ने। इस तरमीम से सिर्फ अदालत की बालादस्ती खत्म होगी, आजादी पे कोई हरफ नहीं आएगा। बेंच उन्हीं जो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज हैं उन्हीं पर मुश्तमिल जजों को हमने आईनी बेंच बनाना है। ऐसा नहीं हो रहा कि हम किसी सियासी जमात के पॉलिटिकल वर्कर को वहां पे बिठा रहे हैं, नहीं, ये सब जज वही हैं जिन पर पीटीआई की क़यादत को फख्र था और जो इन्हीं लोगों ने भर्ती किए थे। तो ये मुमकिन नहीं, हमने उनके कारकर्दगी के अंदर कोई रुकावट नहीं डाली है, बल्कि हमने उन्हें ज्यादा मौका दिया है कि वो अवामी खदमत करें, अवाम के मुकदमात सुने। बदकिस्मती से गुज़श्ता 2.5 साल से सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के मुकदमात सुन रहे थे, एक भी अवामी मुकदमा समात के लिए नहीं आया। अब इमरान खान साहब के या आईनी या सियासी मुकदमात सिर्फ एक बेंच सुनता रहेगा और वो बिजी रहेगा। ठीक हो गया। बाकी जो 30-30, 40-40 जज हाई कोर्ट के हैं और 10 जज सुप्रीम कोर्ट के होंगे, वो हम वक्त 302 के लोगों को सजा मौत हुओं को 30-30 साल हो जाते हैं और उनके अपील का फैसला आपका पॉइंट आ गया सर। राणा साहब आपका पॉइंट आ गया। राणा रशीद साहब देखें, जैसे अगर हम लाइटन रोड के अंदर बात करते हैं तो आज जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है वो जस्टिस आयशा और जस्टिस मंसूर साहब जो थे उन्होंने भी लाइटन रोड के अंदर बड़ी अच्छी सी बात की है। वो क्लाइमेट चेंज इश्यूज के ऊपर जो उसका केस था उसके ऊपर उसकी सुनवाई करते हुए उसकी समाअत के दौरान उन्होंने कहा था कि आया कि हम इस केस को सुन सकते हैं और इस पर कोई पॉइंट कर सकते हैं कि या ये भी आईनी अदालत के अंदर जाएगा। सर नहीं, मैं समझता हूं कि जब नोटिफिकेशन हो गया है, अमेंडमेंट्स आने के बाद प्रेसिडेंट साहब ने नोटिफिकेशन कर दिया है और पार्लियामानी कमेटीज और वो आखिरी मराहल में बन रहा है, तो जब ये प्रोसीजर मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद आइन ने तय करना है ना कि कौन से केसेस आईनी बेंच में जाने हैं, कौन से सही हो गया जाने हैं, कौन से हाई कोर्ट में रहने हैं। और मैं समझता हूं कि अब जो केसेस 15-20 साल रेट पिटिशनें लगी रहती थी, सुनी नहीं जाती थी, अब इंशाल्लाह वो उनमें बेहतरी आएगी प्रोसीजर में और आवाम को रिलीफ मिलेगा और वो क्रॉस द बोर्ड होगा। वो केसेस पीटीआई के हो सकते हैं, मुस्लिम लीग के हो सकते हैं, तमाम पार्टीज के हो सकते हैं, आम आदमी के हो सकते हैं और आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया राणा साहब, आपका पॉइंट आ गया। बेसिकली राणा साहब आप ये बता रहे हैं कि जैसे कि वन विंडो ऑपरेशन होता है उस तरह ये काम हो जाएगा। सर मेरे पास वक्त कम है, एक आखिरी सवाल जाते जाते न्याजी साहब के साथ। न्याजी साहब, जैसे कि एक प्रेसिडेंशियल एक ऑर्डर आया था नैब तरमीम के हवाले से, ये नैब के हवाले से, और उसके बाद जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत ने उसको जब कानून बनाने की कोशिश की और उसके ऊपर जब, तो आप ही के जो बानी ये तहरीक इंसाफ थे जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को नाफिज करवाया था, उसको रुकवाने के लिए, कानून ना बनने के लिए अदालत में गए और उसको साबित न कर सके। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो कानून बना, सबसे पहली जो प्ली जो थी वो अपना न्याजी साहब की जानिब से गई थी, सॉरी आप न्याजी साहब नहीं, इमरान अहमद खान न्याजी साहब की जानिब से, कि जनाब मुझे उसमें रिलीफ दे दिया जाए। इसी तरह सर जैसे ही आईनी तरमीम हुई, जैसे कि अभी राणा शराफत साहब ने यह बात की है कि कुछ बेंच एक ऐसा बन जाएगा जो कि बानी तहरीक इंसाफ के जो है ना केसेस के बारे में जो कि आईनी चीजों के साथ रिलेट कर रहे हैं उनको सुनना शुरू कर देगा। तो क्या सबसे पहले जो प्ली आएगी या दरखास्त आएगी, क्या वो अपना बानी तहरीक की जानिब से आएगी कि जनाब मुझे इन अदालतों से निकाल दो और उस आईनी बेंच में डाल दो? देखें, पहले तो मैं वजाहत करूं दुरानी साहब जी, ये जो आईनी कोर्ट्स की बात करते हैं ना, सिविल जज से लेके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक, ये सब आईनी है, ये क्या गैर आईनी है? ये बात ना करें। देखें, जो आईनी केसेस हैं वो सिर्फ 200 के करीब है, जिसमें से मैं जिमनी बता रहा हूं। उन्होंने कहा है कि जैसे कि मैं उसी तरफ हटा के बात मैं सर उसी तरफ जी 28 केस हैं सो मोटर के और 178 केस जो है वो दूसरे आईनी हैं। ठीक है जी। मुल्क में इस वक्त 22 लाख केस पेंडिंग पड़े हैं। आपको चाहिए था कि अगर आपने लोगों को इंसाफ मुहैया करना है तो आप ग्रासरूट लेवल से सिविल जज से लेके चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तक जज में इजाफा करते। ठीक है, वो जो 22 लाख केस पेंडिंग, ये तो अपीलेंट कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपीलेंट कोर्ट है,
इसमें फैसले तो सिविल जज से लेकर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज देते हैं, ट्रायल कोर्ट वो है। ठीक हो, बिल्कुल। तो जब तक आप उसको एनहांस नहीं करेंगे। हो गया सर, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आखिरी 2 मिनट हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं, हम इसलिए चाहते हैं सर, मैंने न्यूज हम ये चाहते हैं मैंने सर न्यूज पे जाना है सर। मुझे आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास न्याजी साहब आपका बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ लेके आए। मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया। जी जी सर, बिल्कुल ठीक है सर, आपका मुझे बिल्कुल ठीक है सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सुबह तक भी जो है ना इसको ट्रिगर डाउन इफेक्ट इसका बिल्कुल होना चाहिए आईनी अदालतों का, जो कि जिसी बात को बिलावल भुट्टो साहब ने भी जिसका जिक्र किया था। नाजरीन, आज की जी जी आपने ये तमाम के तमाम गुफ्तगू आज ने मेरी सुनी, और यकीनी तौर पर सर फैसला आप लोगों ने करना है, फैसला आप लोगों ने करना है। हमारा काम था पूरी डिबेट को आपके सामने पेश करना। तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, सेम वक्त सेम चैनल। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।